नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लगातार अपन पेपर कर रहे थे और इस कड़ी में आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 पर। आज है सूर्य तप और ऊष्मा का जो बजट है, आज उसकी अपन क्लास लेते हैं। जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम ये करके करीबन 9 चैप्टर कर लेंगे। किसके? भौतिक भूगोल के भी, है ना। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, 35 तक करीबन चैप्टर अपन ने निपटा लिए हैं, जिसके एमसीक्यू हम कर चुके हैं, है ना। और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बाकी के भी एमसीक्यू करवा दें, है ना। तो सभी का स्वागत है, प्रियंका जी, मनीष, रौनक, मोनू, स्वागत है सभी का, है ना। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य तप की अधिकतम मात्रा पृथ्वी की सतह पर किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? बताइए। सभी का स्वागत है, कोमल स्वागत है, सभी को राम राम। वर्षा जी, हर हर महादेव। बिल्कुल, चलिए शुरू करिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ सूर्य तप की अधिकतम मात्रा पृथ्वी पर कहां पर प्राप्त होती है? जल्दी बताइए। आज काफ़ी क्वेश्चन है, 50 के करीबन सवाल है। चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो क्वेश्चन भी ज़्यादा हुए हैं, है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें, आपका समय कम से कम लिया जाए। हाँ, सी और डी दोनों ही आंसर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम्म देखिए, इसका सही आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, है ना। भूमध्य रेखा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है ना। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य तप की अधिकतम मात्रा पड़ती है। अब जैसे आप उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात कर रहे हैं, अब उष्ण कटिबंध है, जिसको इसमें डाउट है, भाई उष्ण कटिबंध के अंदर साल का जो एक मौका है वो गर्मी का भी आएगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा सूर्य तप की मात्रा इसी को मिलती है, ठीक है। इसका डी आंसर सही होगा। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। स्वागत है सभी का, नरेश जी स्वागत है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य विकिरण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य के विकिरण, विकिरण होते हैं जो टकरा के वापस जाते हैं ना, उसको विकिरण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है एल्बिडो। पृथ्वी पर सबसे कम सूर्य ताप किस अक्षांश पर प्राप्त होता है? पृथ्वी पर सबसे कम सूर्य ताप किस अक्षांश पर प्राप्त होता है? सबसे कम, बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे कम सूर्य ताप आपको कहां प्राप्त होता है? ध्रुवों पर प्राप्त होता है। सबसे कम कहां पर प्राप्त होता है? ध्रुवों पर। भाई आर्कटिक वृत्त तो 66.5 डिग्री अक्षांश ही है, 66.5 से भी ऊपर जाना पड़ेगा आपको 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। कई लोगों ने सी आंसर दे दिया, आंसर चेक करिए अपना। पृथ्वी द्वारा अवशोषित कुल सूर्य ताप का लगभग कितना प्रतिशत परावर्तित हो जाता है? बताइए। कितने इकाई परावर्तित हो जाते हैं? बताइए। धन्यवाद हितेश जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही है। लगभग कितना? 35% जो है वो क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के अनुसार पृथ्वी द्वारा अवशोषित शुद्ध विकिरण कितना होता है? अवशोषित, अवशोषित यानी कि ग्रहण कर लिया गया,
कितना प्रतिशत जो है अवशोषित विकिरण पृथ्वी कर लेती है। ये सब टिप्स पे होने चाहिए, अब आपके ये याद होना चाहिए। अवशोषित पूछ रहा है, अवशोषित पूरी पृथ्वी का पूछ रहा है, ये पूरी पृथ्वी का पूछ रहा है, इसलिए आंसर कितना होगा, 51 इकाई या 51% होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह से कितनी ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, बताइए। सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, इसको जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो अवशोषित नहीं कर पाती हैं। कितना चला जाता है? देखिए आंसर ढंग से दीजिए, कितना ये पूछ रहा है, कितना पूरा सीधा चला जाता है, बताइए। देखिए इसका आपका आंसर सही नहीं आया, इसका सही आंसर है 6 इकाई। एक बार वापस चेक करिए, ये सीधा पूछ रहा है, आप 17 वगैरह बता रहे हैं, 17 अवशोषण का है, 6 इकाई जो है ये सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। इसने स्पष्ट रूप से आपको ये भी लिखा है स्कैटर टू स्पेस, है ना, स्कैटर टू स्पेस, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। ये आपका गलत हो रहा है। मनीष, नरेश, जितेंद्र, सुनील, आप सबको मैं कहना चाहूंगा एक बार इस क्वेश्चन को वापस चेक करिए, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को वापस चेक करिए। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घस्थलीय विकिरण का कितना प्रतिशत सीधा चला जाता है? लगभग 6% जो है ये सीधा टकराकर वापस चला जाता है, समझ रहे हैं आप। वायुमंडल का ऊष्मा बजट मुख्य रूप से किसके संतुलन पर आधारित है? हाँ, इसने ये भी लिखा था यहां पे दीर्घ तरंग, आपने शायद इस पे फोकस नहीं किया। दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव की बात हो रही है, इस पे थोड़ा फोकस करिए आप। वायुमंडल का ऊष्मा बजट मुख्य रूप से किसके संतुलन पर आधारित है? सुनील कुमार जी, लास्ट में एक एक बार चैप्टर पढ़ के आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। चैप्टर का रिवीजन कर लिया, फिर एमसीक्यू करिए। क्या कहेंगे? देखिए इसका सही आंसर है सूर्य तप का अवशोषण और स्थलीय विकिरण का अवशोषण। बात समझ रहे? सूर्य से जो तप आता है उसका कितना अवशोषण हो रहा है, और वापस धरातल से टकराकर जो एल्बिडो जा रहा है उसका कितना अवशोषण हो रहा है। सूर्य से आने वाला 100, समझ रहे, वायुमंडल से गुजरेगा, कुछ अवशोषण उसका होगा, उसके बाद वो टकराएगा, टकरा के वापस जाएगा, तो स्थलीय विकिरण का भी क्या होगा, अवशोषण होगा, समझ रहे आप कह रहे हैं सूर्य का, जैसे अधिकांश ने बी आंसर लगाया है, सूर्य तप का परावर्तन। भाई सूर्य तप का हमेशा परावर्तन ही थोड़ी होगा, कुछ भाग एब्जॉर्ब भी तो हो जाएगा, और स्थलीय विकिरण का उत्सर्जन, समझ रहे आप। तो इसका सही आंसर सी होगा। तापमान व्युत्क्रम की स्थिति में क्या होता है? क्लास रुक रही है,
एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा डंडे तो कम ही आ रहे हैं नेटवर्क के, हो सकता है क्लास थोड़ी धीरे चल रही हो, नेटवर्क लग तो रहा है मुझे। ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, तापमान व्युत्क्रमण का सवाल है। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है बताइए। देखिए, ये इकलौती ऐसी स्थिति है जहां व्युत्क्रमण का मतलब उल्टा होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक चीज बढ़ती है एक चीज घटती है, बट इस केस में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ये एक ही ऐसा केस है जहां पे ये घटना होती है। इस क्वेश्चन को मैं जरूर स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको आप जरूर अलग से लिखेंगे। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या है। देखिए, तापमान व्युत्क्रमण के लिए आपको क्या चाहिए, शांत हवा, स्वच्छ आकाश और लंबी सर्द रातें। इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी माह की समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर, महासागरों पर उत्तर की ओर मुड़ती है, इसका क्या कारण है बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी माह में होगी सर्दी, समझ रहे आप, ये हिंट है, इसके अनुसार आंसर लगा लीजिए। देखो, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, महासागरों की तुलना में स्थल तेजी से ठंडा होगा, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा, प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, ठंड के अंदर जमीन जल्दी ठंडी होती है, पानी जो है वो थोड़ा गर्म रहता है, इस वजह से ये शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में संताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक सीधी और नियमित क्यों होती है, ये तो आसान सवाल है। आसान सवाल है, देखो, मनीष बी, मोनू बी, अरे कोमल जी, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आप बताइए, भूमि ज्यादा है कि पानी ज्यादा है। अरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र अधिक है, इसी वजह से तो वहां पे नियमित रेखाएं आपको मिलती हैं। महासागरीय धाराएं तापमान के क्षैतिज वितरण को कैसे प्रभावित करती है, क्षैतिज वितरण बताइए। बताइए, महासागरीय जल धाराएं ठंडी और गर्म दो तरह की हैं। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से गर्म जल को ध्रुवों की ओर लेकर जाती हैं, ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर लेके आती है। बिल्कुल ठीक है, गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों को गर्म करती है और ठंडी धाराएं ठंडा करती है, खासकर तटीय क्षेत्रों में।
जैसे कि अपना वो पेरू का तट वाला उदाहरण है, कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है वो है, अलास्का की गर्म जलधारा ओयोशिवो, क्यूरोशिवो, क्यूराइल, है ना। इधर आओगे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, इनसे बहुत इफेक्टिव होते हैं। समुद्र के प्रभाव का क्या अर्थ है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का क्या अर्थ है? बताइए। सुनील कुमार जी, ये ठंडी और गर्म जल धाराओं का सवाल है, समझ रहे हैं आप। अगर कोई किसी तट के ऊपर गर्म जल धारा टकराती है तो वो वाष्पीकरण को ज्यादा करती है, बारिशें ज्यादा होती है। अगर किसी जगह पर ठंडी पानी की जलधारा टकराती है किसी समुद्र के तट पर, तो वो वहां पे वाष्पीकरण को रोकती है, बादल नहीं बनने देती है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। आप देखिएगा, अक्सर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडे पानी की जलधाराएं टकराती है। बात समझ रहे हैं? ओके, देखिए, समुद्रों का प्रभाव यह होता है कि समुद्रों के पास तापमान में दैनिक और वार्षिक परिवर्तन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वहां तापमान का अंतर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? पानी जो है देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए परिवर्तन ज्यादा होते हैं। जबकि समुद्रों के पास जो तटीय इलाके हैं वहां पे ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। महाद्वीपीयता का क्या अर्थ है बताइए? उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले का। बिल्कुल सही। समुद्रों से दूर होने के कारण तापमान में अधिक दैनिक और वार्षिक परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान कम होने का मुख्य कारण क्या है बताइए? पृथ्वी के, अरे अशोक कुमार जी, 9 तारीख आ रखी है ना, 9 मई लैब असिस्टेंट के एग्जाम की, क्या दिक्कत है? चेंज करवानी है क्या? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में औसत तापमान कम होने का क्या कारण है? बिल्कुल सही है, सूर्य की किरणों का अधिक तिरछा होना। वहां पर क्या होता है कि पार्श्व विकिरण पहुंचता है, सीधा विकिरण नहीं पहुंचता है। विकिरण टकराकर पहुंचने के कारण जो है वहां पर गर्मी कम होती है। पार्थिव विकिरण किस रूप में उत्सर्जित होता है? पार्थिव विकिरण किस रूप में उत्सर्जित होता है? सुनील कुमार जी, मेरा कहना है जितना जल्दी हो जाए ठीक है, ज्यादा लंबा काम का नहीं है। एग्जाम दे के फ्री हो फटाफट, अगले गोल की तरफ भागो फिर। बिल्कुल सही है, जो पार्थिव विकिरण होते हैं टकराकर जो आ रहे हैं वो दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव विकिरण होते हैं। एल्बिडो की सबसे उच्च दर किसमें होती है? अच्छा क्वेश्चन। एल्बिडो मतलब टकराकर जो जा रहा है प्रकाश, जो प्रकाश टकराकर जा रहा है, समझ रहे हैं आप, दैट इज एल्बिडो। सबसे तेजी से रिफ्लेक्शन कहां से आएगा बताइए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मनीष जी। ताजी बर्फ जो है वो सर्वाधिक एल्बिडो का प्रभाव यानी कि परावर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और अभिवहन द्वारा मुख्य रूप से कहां होता है बताइए? जब ऊष्मा ऊर्ध्वाधर दिशा में जाती है ना, ऐसे, इसको संवहन बोलते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है हमेशा, दैट इज संवहन, समझ रहे हैं आप। और क्षैतिज दिशा में पवनों का जो ट्रांसफर होता है इसको अभिवहन कहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी कहां पर? क्षोभ मंडल में। जो धरातल से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं यूं, वो क्षोभ मंडल में जाकर ठंडी होती है और वापस नीचे आती है। जबकि क्षोभ मंडल में एक जगह पर उच्च दाब और निम्न दाब है तो पवनें उनके बीच में चलती है। वायुमंडलीय ताप बजट में वायुमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी
इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से कितनी इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है? ये मुझे लगता है आपको एक बार वापस करना पड़ेगा। देखिए, इसका सही आंसर है 48 इकाई। कितना आंसर है? 48। इसका सही आंसर 48 है। ठीक है, थोड़ा गलत हुआ है आपका। दैनिक तापांतर मरुस्थलों में अधिक क्यों होता है? दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर मरुस्थलों में अधिक क्यों होता है? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। शुष्क मिट्टी, बादल रहित आकाश, हवा में शुष्कता, यही सब कारण है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में सामान्य कमी का कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बिल्कुल सही है। अक्षांश के साथ साथ सूर्य की किरणों का जो एंगल है, नति कोण है, वो लगातार घटता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म महीने, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गर्म महीने कौन से हैं? उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना। ये भारत का नहीं पूछ रहा है, मैं पहले ही बता दूं। इसने पूरे उत्तरी गोलार्ध का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है। पूरे उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है। फिर कह दूं मैं आपको। देखिए, इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना है जुलाई और दक्षिण का कौन सा है? जनवरी। बिल्कुल ठीक। एल्बिडो निम्न में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? अच्छा क्वेश्चन। मनीष जी, मैंने कहा था ना कि भारत वाला नहीं लेना है। एल्बिडो किस बात पर निर्भर करता है? देखिए, एल्बिडो निर्भर करता है सतह का रंग और प्रकृति। सतह का रंग और प्रकृति, बिल्कुल सही है। अक्षांशीय ऊष्मा बजट के अनुसार 38 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या स्थिति होती है? ढंग से आंसर देना, सारे ऑप्शन पढ़ के। जी वर्षा जी, ये मैंने वो जो अभी YouTube पे क्लास ली थी ना, ये क्वेश्चन मैंने वहां भी लिया था।
देखिए इसमें क्या होता है, प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक होती है, प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक होती है। तापमान विक्रम के कारण पहाड़ी घाटियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। अब ये घाटी का पूछ रहा है तो घाटी पर क्या होगा? बिल्कुल सही, घाटी के तल पर पाला जमने की अधिक संभावना होगी, बिल्कुल ठीक है। वायुमंडल में ऊष्मा संचरण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, जो लंबवत रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, लंबवत रूप से? अभी बात हुई थी हमारी थोड़ी देर पहले, एक दो क्वेश्चन पहले। बिल्कुल सही, इसे क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। समताप रेखाएं जुलाई माह में महासागरों पर दक्षिण की ओर क्यों मुड़ती है? देखो संवहन हमेशा ऐसे होता है, समझ रहे हैं, वाई एक्सिस, वाई, और अधिवहन हमेशा ऐसे, एक्स एक्सिस, ऐसे याद रख लो भले ही। बिल्कुल सही, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वहां भूमि ज्यादा है, इस वजह से दक्षिण की ओर ये दाब रेखाएं मुड़ जाती है। यदि पृथ्वी का एल्बिडो नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, उदाहरण के लिए ग्लेशियरों का विस्तार, तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? अगर पूरी पृथ्वी पर हिमयुग जैसी स्थिति आ जाए, पूरी पृथ्वी पर एक बर्फ की मोटी परत जम जाए, तो क्या होगा बताइए? एल्बिडो मतलब परावर्तन होके जा रहा है, रुक नहीं रहा है, परावर्तित होके जा रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा है उसका, अवशोषण नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे भाई आप मुझे बताओ, आप देखो क्या नाम है, जो लोग भी आप में से डी आंसर दे रहे हैं, मनीष जी वगैरह, मैं सबको बोलना चाहूंगा, आप मुझे ये बताओ, एक बर्फ की परत जमी हुई है कश्मीर की किसी घाटी में, और ये लगातार सूर्य की किरणें गिर रही हैं, बर्फ क्या पहले गर्म होगी क्या? आप मुझे ये बताओ, बर्फ गर्म लगेगी अपन को पहले, फिर ठंडी होगी क्या? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, वो तो लगा हाथों हाथ जो है उसको परावर्तित कर देगा, तो गर्म होने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी पृथ्वी की परत उसको, पृथ्वी का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा ना भाई, पत्थर होंगे, पानी होगा, तब तो उसको विकिरण को अवशोषित किया जाएगा, और अवशोषण के बाद उत्सर्जित किया जाएगा, और जो उत्सर्जित विकिरण है वही तो एल्बिडो है। तो जब अवशोषण ही नहीं हुआ तो एल्बिडो बनेगा कैसे? तो मतलब कि जब वो अवशोषण ही नहीं होगा तो ये तो ठंडा ही होगा ना, समझ रहे हैं आप? भूमध्य रेखा पर सूर्य तप की अधिकतम मात्रा न मिलने का प्रमुख कारण है? अरे नति कोण सबसे
कम ध्रुवों की तरफ होता है। क्या कर रहे हो? भूमध्य रेखा पर क्या है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, बादल ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए सूर्य तप नहीं मिलता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर अधिकतम तापमान जून जुलाई में दर्ज होता है, ना कि 21 जून को। क्या कारण है? देखो, वायुमंडल को गर्म होने में समय लगता है, इसी वजह से 21 जून से लेके 12 जुलाई के बीच में भयंकर ही गर्मी पड़ती है और उसके बाद जुलाई का महीना ज्यादा गर्म निकलता है। तापमान विसंगति, टेम्परेचर एनामोली क्या दर्शाती है? क्या कहेंगे? देखिए, टेम्परेचर एनामोली क्या है? एक स्थान का तापमान और उसके अक्षांश के औसत तापमान के बीच का जो अंतर है, उसे ही क्या कहते हैं? टेम्परेचर एनामोली कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान के लिए संघनित गुप्त ऊष्मा का क्या योगदान है? संघनन जब होता है ना भाई, वो क्या होता है, जल वाष्प से लिक्विड बन रहा है, तो इसमें गुप्त ऊष्मा काम आती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? ऊष्मा मुक्त होती है ना। अरे भाई, ऊष्मा मुक्त होगी तो वातावरण जो है, वायुमंडल जो है, वो क्या होगा? ज्यादा गर्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस प्रकार के विकिरण है? बिल्कुल सही। सूर्य से जो आता है वो लघु तरंग है, और जो परावर्तित होके जाता है वो दीर्घ तरंग है। एक स्थान पर सबसे कम वार्षिक तापांतर कहां अनुभव किया जाता है? सबसे कम यानी कि दिन और रात का तापमान ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। हम्म, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान का अंतर सबसे कम रहेगा। निम्न में से किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। क्या कहोगे?
देखो इसका सही आंसर है यार समताप मंडल। क्षोभ मंडल में तो अपन जाते हैं तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। फिर समताप में एक बार तापमान स्थिर होता है फिर वापस बढ़ने लगता है, समझ रहे हैं आप। फिर मध्य मंडल आएगा वो फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या आंसर दे रहे हो, जल्दी दो भाई। देखो ऊंचाई बढ़ने के साथ अगर तापमान भी बढ़ता है ना, व्युत्क्रमण था ना तापमान का व्युत्क्रमण, तो यहां व्युत्क्रमण के लिए शब्द आया प्रतिलोमन। व्युत्क्रमण के लिए क्या शब्द आया है? प्रतिलोमन। क्या पवने, अच्छा सॉरी, कथन है कथन। पवने ताप का स्थानांतरण करती है। पवने स्थानीय गुणों के अनुसार स्वयं परिवर्तित होती है, क्या कहोगे? पवने ताप का स्थानांतरण करती है भाई। लू हो गया या फिर वो हो जाती है अपने शीतलहर वगैरह, स्थानांतरित करती है। और ये सब स्थानीय गुणों के कारण ही होता है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लंबवत, अभी बताया था मैंने आपको। अभी हमारी चर्चा हुई थी। देखो वायुमंडल में लंबवत, संवहन और क्षैतिज, क्षैतिज को क्या कहते हैं? अभिवहन। ठीक है, नेक्स्ट आओ। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तब तो होती है गुप्त ऊष्मा। और 1 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ता है इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। अरे भैया ए वालों, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा, और ये जो एक एक करके बढ़ता है दैट इज विशिष्ट ऊष्मा। कौन सा नियम बताता है वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी? कौन सा नियम है? बता दीजिए कौन सा नियम है? बिल्कुल सही, ये है प्लांक का नियम या प्लैंक का नियम। बिल्कुल ठीक है, प्लैंक का नियम। पृथ्वी औसतन वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? हाँ, वायुमंडल की सतह पर पूछा है।
ये थोड़ा गलत सही आ रहा है। अब पहले मुझे लगा दूसरे वाले का आंसर दे रहे थे आप। 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, बिल्कुल ठीक है। अपसौर कब होता है? अपसौर, अपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, अपसौर। बिल्कुल ठीक, अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। सामान्यतः पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? कितना परावर्तित होकर जा रहा है? सामान्यतः पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, जल्दी बताइए। देखिए, सामान्यतः पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो कितने इकाई है? 35। वायुमंडल के तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? इस तरह के क्वेश्चन है ना, अभी पिछला क्वेश्चन जो था ये एग्जाम में आने लायक है, मैं बता दूं आपको। वायुमंडल के तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? ह्रास दर। हमारी बात हुई थी हर 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, या फिर मैंने आपसे कहा था कि 1 किलोमीटर जाने पर, 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन मुझे तो ठीक ही लग रहे थे, आप लोगों के आंसर तो सही आ रहे थे। एक बस वो 2-3 जो लॉन्ग वेव वगैरह वाले सवाल थे वो थोड़े से आपके गलत हुए हैं, उनको थोड़ा चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। बाकी आपके अच्छा परफॉर्मेंस था सबका, देख रहा था मैं। उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा इन क्वेश्चंस को करके। जैसे कि मैंने एक वो बड़ा पेपर भी करवाया था आपको 100 प्रश्नों वाला, ऐसे मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा। तो धीरे धीरे है ना, ये जो एक हेजिटेशन है ना कि मुझसे क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, ये आपसे धीरे धीरे चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के शब्द, ये आपको फेमिलियर लगने लग जाएंगे। अब जब फेमिलियर लगते हैं ना तो क्वेश्चन हो जाते हैं, आप चिंता मत करिए, ठीक है। कल चैप्टर नंबर 10 मनीष जी, कल चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ओके। नहीं नहीं मनीष जी यार, आप आपके तो भरोसे मैं बैठा हूं यार, इतने अच्छे आपके आंसर आते हैं। कुछ कुछ क्लासें, कुछ क्वेश्चन थे आज के आपके थोड़े गलत थे। आप मतलब अभी तक मैं सही बताऊं तो आज मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा गलत किए हैं, बाकी तो ठीक थे, ऐसे कोई बात नहीं है। बिल्कुल हो रहे हैं मनीष जी, ऐसे तो मत करिए, बिल्कुल करने हैं। हाँ मोनू कर लेना, अभी फ़ोन कर लेना, इधर ही हूँ मैं, ठीक है, ओके। चलिए आज यहीं करते हैं ख़त्म, कल करेंगे 10वां चैप्टर। थैंक यू।